हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। सविता अपनी बहू मीरा और बेटी नयन की आरती उतारकर उनका स्वागत कर रही थी। तभी ये सब देख रही सविता की बड़ी बहू साक्षी के पास उसकी ननद रिंकी आकर खड़ी होती है और धीरे से उसके कान में बोलती है, देख लो भाभी, अब तो आपकी देवरानी आ गई है घर में। माँ बड़े प्यार से उसका स्वागत कर रही है। अब तो आपको इस घर में कोई नहीं पूछेगा। सो सैड। ऐसा कुछ नहीं है रिंकी, बड़ी बहू का मान हमेशा ही ज्यादा होता है और बाकी मैं अपनी देवरानी को अपनी बहन बनाकर रखूंगी, तो ये पूछने वाली बात तो होगी ही नहीं। हाँ हाँ भाभी, सही कहा आपने। हाँ, आई बड़ा, बहनें बनकर रहेंगी। मैं भी देखती हूँ कैसे बहनें बनकर रहेंगी। ऐसी आग लगाऊंगी ना दोनों देवरानी जेठानी के बीच में कि सौतनों से भी बुरी तरह लड़ेंगी। रिंकी अपनी नई भाभी के पास जाकर उसको बड़े ही प्यार से घर के अंदर लाती है। ये देखकर साक्षी को थोड़ा सा बुरा लगता है कि किसी ने उसको अब तक पूछा भी नहीं। तभी जब नई बहू हॉल में सबके साथ बैठी होती है, तभी सविता अपनी बड़ी बहू से बोलती है, साक्षी बहू, जरा छोटी बहू के लिए खाने पीने का इंतजाम कर। शादी में कहाँ खा पी पाते हैं सही से। हाँ हाँ बड़ी भाभी, करो करो, खाने पीने का इंतजाम करो। मेरी प्यारी छोटी भाभी को भूख लगी होगी, है ना नहीं भाभी? मीरा हल्की सी मुस्कान के साथ अपनी ननद को सहमति दिखाती है। कुछ देर में साक्षी खाना बनाकर दूल्हा दुल्हन को खाना खिलाकर उन्हें कमरे में भेज देती है, जहां आकर मीरा नयन से बोलती है, रिंकी दीदी कितनी अच्छी है ना। सच में एक बेस्ट फ्रेंड जैसी ननद मिलना किस्मत की बात है। हाँ, रिंकी है तो अच्छी, लेकिन ये बहुत शरारती है, थोड़ा बच के रहना। कुछ दिन यूं ही गुजरते हैं। एक शाम मीरा को सविता बोलती है, छोटी बहू, बेटा तुझे तो पहली रसोई करने के बाद घर के कामों की शुरुआत करनी होगी, तो तब तक बड़ी बहू ही घर का सारा काम कर लेगी। तू सबसे पहले खाने में मीठा बनाना, फिर बाकी का काम करना। ठीक है माँ जी। शाम का खाना बनाने के बाद साक्षी जैसे ही रसोई में जाने लगती है, तभी वहाँ मीरा आकर उससे बोलती है, जेठानी जी, माँ जी ने मुझे कुछ मीठा बनाने के लिए बोला है, आप मेरी मदद कर देंगी? करूँ या नहीं? नहीं, थोड़ा रौब दिखाती हूँ जेठानी होने का। सॉरी देवरानी जी, मुझे और भी बहुत काम है। इतना बोलकर साक्षी वहाँ से चली जाती है। तभी ये सब देख रही रिंकी खुद से बोलती है, हेलो जी, भाभी ने तो मुझे मौका दे दिया देवरानी जेठानी में आग लगाने का। अब देखना साक्षी भाभी, आपका ये इनकार आपके ऊपर कितना भारी पड़ता है। रिंकी अपनी मायूस खड़ी भाभी मीरा के पास आकर बोलती है, क्या हुआ भाभी, आप ऐसे उदास क्यों हो? मेरी पहली रसोई है, अब मुझे कुछ नहीं पता कि यहाँ क्या कैसे करना है। जेठानी जी से मदद मांगी तो उन्होंने मना ही कर दिया। अच्छा, कोई बात नहीं भाभी, मैं हूँ ना। वो क्या है ना, बड़ी भाभी आपके आने से थोड़ा चिड़ी हुई है। आपके आने के बाद कोई उनको पूछ नहीं रहा ना, पर कोई बात नहीं, चलो मैं आपकी मदद करती हूँ। रिंकी अपनी भाभी मीरा की मदद तो करती है, लेकिन दूसरी तरफ वो मीरा के मन में साक्षी के लिए कड़वी बातें भर देती है। ऐसे ही शाम को जब सभी खाना खाने बैठते हैं, तो खाने की टेबल पर बैठी साक्षी मीरा से नमक मांगते हुए बोलती है, मीरा, जरा अपने पास रखी नमक की डिब्बी देना। मीरा साक्षी की बात को अनसुना करके अपना खाना खाती रहती है। ये देखकर साक्षी के बगल में बैठी रिंकी उससे बोलती है, देख रही हो बड़ी भाभी, आपकी देवरानी आपको अभी से अकड़ दिखाने लग गई। सही है, अब वो आपको आपकी जगह दिखाने लगेगी। उससे पहले मैं इसको इसकी जगह दिखा दूंगी। बड़ी बहू हूँ मैं इस घर की, जानती नहीं है वो कि मैं क्या क्या कर सकती हूँ। सभी खाना खाकर अपने अपने कमरे में आराम करने चले जाते हैं और सोने के वक्त नयन अपनी पत्नी मीरा से बोलता है, आज खाने की टेबल पर तुमने भाभी को नमक क्यों नहीं पास किया? कोई झगड़ा हुआ है क्या भाभी के साथ तुम्हारा? झगड़ा नहीं तो, और उन्होंने कब मांगा नमक, मुझे तो सुनाई ही नहीं दिया। और क्यों सुनाई दे, उनको सुनाई दिया था जब मैंने उनसे मदद मांगी थी। अच्छा चलो कोई नहीं। दोनों पति पत्नी आराम से सो जाते हैं। ऐसे ही कुछ दिनों बाद मीरा को किसी काम के लिए कुछ पैसों की जरूरत पड़ती है, तो वो अपनी सास के पास आकर बोलती है, माँ जी, मुझे कुछ पैसे चाहिए, सामान लाना है। बेटा, तिजोरी की चाबी तो बड़ी बहू के पास है। रुक,
मैं उसे बोल देती हूँ। सविता अपनी बड़ी बहू को बुलाकर बोलती है। साक्षी बहू, छोटी बहू को कुछ पैसे चाहिए, जरा दे दे बेटा। ठीक है माँ जी, अभी मैं काम कर रही हूँ, वो खत्म करके दे देती हूँ। साक्षी इतना बोलकर अपना काम करने चली जाती है। बहुत देर तक भी जब साक्षी मीरा को पैसे देने नहीं आती, तो मीरा उसके कमरे में जाकर देखती है, जहाँ साक्षी आराम से सो रही होती है। ये देखकर मीरा बोलती है, मुझे पैसे देने की जगह ये यहाँ सो रही है। अब कुछ पैसों के लिए क्या मुझे इनके आगे पीछे घूमना पड़ेगा? मीरा के इतना बोलते ही रिंकी वहाँ आती है और अपनी भाभी से बोलती है। क्या हुआ भाभी, आप बड़ी भाभी के कमरे के बाहर क्या कर रही हैं? माँ जी ने इनको कहा था मुझे कुछ पैसे दे दे और ये यहाँ आकर सो रही हैं। ओ, शायद भाभी आपसे बदले ले रही हैं। वो आपको दिखाना चाहती हैं कि उनकी क्या अहमियत है इस घर में। आपको कुछ पैसों के लिए पीछे पीछे दौड़ाना चाहती हैं। मैं इनकी गुलाम नहीं हूँ और इस घर की तिजोरी पर जितना हक इनका है उतना मेरा भी है। अब देखना मैं क्या करती हूँ। शाम होने पर मीरा तिजोरी से कुछ पैसे खुद ही निकाल लेती है। ये देखकर साक्षी अपने कमर पर अपनी चाबियां देखती है और अपनी चाबियों को सही सलामत देखकर साक्षी मीरा से बोलती है। मीरा, ये तिजोरी की चाबियां तो मेरे पास है, तो तुमने ये कौन सी चाबी से तिजोरी खोली? मेरे पास मेरी खुद की चाबियां हैं। मुझे अब पीछे घूमने की जरूरत नहीं है पैसों के लिए। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बिना पूछे तिजोरी की डुप्लीकेट कीज बनवाने की? तुम रुको, मैं अभी माँ जी को बताती हूँ। साक्षी बाहर गुस्से में अपनी सास को हॉल में बुलाती है और उसकी ऐसी आवाज सुनकर नयन और रिंकी भी बाहर आते हैं। तभी साक्षी अपनी सास के आते ही बोलती है। माँ जी, आपने ना छोटी बहू को आते ही कुछ ज्यादा सर पर चढ़ा लिया है। अरे उनकी इतनी हिम्मत बढ़ गई कि तिजोरी की डुप्लीकेट चाबियां बनवा ली इन्होंने। छोटी बहू, साक्षी बहू सच कह रही है क्या? हाँ माँ जी, लेकिन मुझे ऐसा मजबूरन करना पड़ा। आज सुबह जब मैंने आपसे कहा कि मुझे पैसे चाहिए, लेकिन आपने कहा कि जेठानी जी दे देंगी। इन्होंने मुझे काफी देर इंतजार करवाया, लेकिन पैसे भी नहीं दिए। अरे मैं भी इस घर की बहू हूँ, मैं बार बार जाकर इनके सामने हाथ थोड़ी फैलाऊंगी। अरे बेटा, अपनी जेठानी से मांगने में भला कैसी शर्म। ये तुम दोनों का घर है, तुम दोनों यहाँ प्यार से रहो। माँ जी, मुझे नहीं रहना प्यार से। आज तो मैं साफ करती हूँ, मुझे बंटवारा चाहिए। सबको जब अपनी इस छोटी बहू से ही प्यार है तो इसको ही रखो आप। भाभी, आप ये क्या कह रही हैं? बंटवारा शब्द आपने इस्तेमाल करने की सोची भी कैसे? अरे भैया काम से बाहर गए हैं, अगर वो ये सुनते तो उन्हें तो गुस्से से पागल हो जाना था। गलत क्या कहा जेठानी जी ने? मुझे भी चाहिए बंटवारा। माँ जी, आज से मैं अपने पति के साथ अलग होती हूँ। पागल हो गई हो क्या? घर में हो रहे इस बंटवारे की बात से रिंकी को समझ आता है कि उसकी लगाई आग आज उसके घर को और उसके रिश्तों को बिखेरने ही वाली है। बंटवारे के बीच अपनी माँ के बहते आंसू रिंकी बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी और वो सबके सामने बोल पड़ती है। भाभी प्लीज, आप दोनों ये बंटवारे की बातें मत करो। माँ की तरफ देखो, उनकी हालत कितनी बुरी हो गई है ये बंटवारे का नाम सुनकर। आप दोनों के मन में जहर भरने वाली तो मैं ही थी। मैंने ही आप दोनों के बीच में आग लगाई थी, लेकिन मैं नहीं चाहती कि आप इस घर के 2 हिस्से कर दें। क्या? तो तू इन सब की जड़ है? अरे अपने हंसते खेलते परिवार में आग लगाते हुए तुझे शर्म नहीं आई? माँ मुझे माफ कर दो, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, प्लीज मुझे माफ कर दो। रिंकी अपनी दोनों भाभीियों और माँ से माफी मांगती है, जिसके बाद सभी उसे माफ कर देते हैं और दोनों देवरानी जेठानी एक नए सिरे से अपने रिश्ते की शुरुआत करके इस घर की एकता और शांति को बनाए रखने की कोशिश करती है। हर्ष सपने भी अपनी पत्नी को बाहों में लेकर लेटा होता है, लेकिन हकीकत में वो तकिए को अपने सीने से लगाकर नींद में रजाई के साथ बेड से गिर जाता है और वो तकिए को हाथ में लेकर बड़बड़ाते हुए बोलता है। मेरी सपनों की रानी कब आएगी तू? मेरी ये सर्दी की रातें मुझे अकेला पाकर बहुत सताती हैं। मैं बहुत बेताबी से तेरा इंतजार कर रहा हूँ। अब तो चलिए आ मेरी इस मखमल की रजाई में। उसको बड़बड़ाता हुआ देखकर उसकी माँ नेहा हाथों में बेलन लिए उसे जगाने के लिए कमरे में आती है और उसकी बातें सुनकर और तकिए को उसकी बाहों में देखकर उसके कान खींचते हुए बोलती है। अरे बेशरम,
जरा उस तकिए पर रहम कर ले, दम घुट जाएगा उसका। तेरी ये रोज रोज की हरकतों से तो मैं परेशान हो गई हूँ। ऑफिस के लिए लेट हो रहा है और ये नालायक है कि तकिए और रजाई के साथ रोमांस करने में लगा हुआ है। कान छोड़ो, मुझे दर्द हो रहा है माँ। मैंने क्या कर दिया जो सुबह सुबह मेरी रिमांड ले रही हो? क्या कर दिया ये पूछ, क्या नहीं किया। अब मुझे ही तेरे लिए लड़की का इंतजाम करना पड़ेगा। लड़की? क्यों? कब? किस लिए? तेरी शादी कराने के लिए, और क्या। अब ये काम भी मुझे ही करना पड़ेगा, क्योंकि लड़कियां तो तुझे भाव देने से रही, तुझे देखकर बेइज्जती अलग मार देती होंगी। क्यों, ठीक कहा ना मैंने? अरे आप मुझे ऐसे कैसे कह सकती हैं? अभी गर्लफ्रेंड नहीं है तो क्या हुआ? लाइन लगा दूंगा मैं, लाइन। लड़कियां मेरे नाम के पोस्टर लेकर ना नारे लगाती हुई रैलियां निकालेंगी। पूरे ऑफिस में बस मैं ही तो इकलौता हैंडसम एंड माचो मैन हूँ। मेरे सामने क्या वरुण, क्या टाइगर। बस हो गया तेरा, या अभी और फेंकना बाकी रह गया? जल्दी से बिस्तर और रजाई तय लगा कर रख दे, मैं पराठे तैयार करके नीचे टेबल पर लगा रही हूँ। रजाई और बिस्तर से तो बस एक ही ख्याल आता है मुझे। ओह माय डार्लिंग, इट्स टू कूल। थैंक यू मेरा साथ देने के लिए इन तन्हा तन्हा रातों में। हर्ष बिस्तर और रजाई को तय करके रख देता है। कुछ देर बाद वो नहा धोकर नाश्ता करने के लिए डाइनिंग टेबल पर जाता है, जहाँ पहले से ही नेहा उसका इंतजार कर रही थी। वो अपने फोन में हर्ष के लिए शादी.com पर लड़कियों की फोटो देख रही थी। हर्ष उसे फोन चलाते हुए देखकर बोलता है, क्या हो रहा है माय स्वीट हार्ट? तू पराठे खा, मैं कोई जरूरी काम कर रही हूँ। ओ भाई साहब, बिजनेस लेडी। अच्छा, ये लड़की कैसी रहेगी तेरे लिए? एमए कर रही है लड़की, कमाती भी है। तेरी रजाई गर्म करने के लिए यही लड़की परफेक्ट रहेगी मेरे हिसाब से। अरे माँ, ऐसे कैसे आप इसे परफेक्ट बोल रही हैं? मुझे ढंग से तो देख लेने दीजिए। अब क्या इसका डीएनए टेस्ट करेगा तू? अरे माँ, शादी ब्याह में इतनी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। बस बस, तू खा और निकल ऑफिस के लिए। हर्ष नाश्ता करके ऑफिस चला जाता है और शाम होने पर वो घर आकर नेहा से गपशप करते हुए बोलता है, हाँ माँ, ढूंढ लिया आपने मेरे लिए लुगाई? हाँ, दिन भर यही तो कर रही थी। 3-4 लड़कियाँ सिलेक्ट की है, तू देख, जिसे पसंद करेगा उससे ब्याह रचा देंगे। हर्ष नेहा के फोन में उन लड़कियों में से अंकिता की फोटो को पसंद करता है और कुछ ही दिनों में उन दोनों की शादी भी हो जाती है। शादी के बाद जब हर्ष उसके करीब सोने की कोशिश करता है तो हर बार वो कोई ना कोई बहाना बनाकर हर्ष को अपने बिस्तर से दूर कर दिया करती। ऐसे ही कुछ दिन तो बीत जाते हैं और ये सिलसिला जारी रहता है, बल्कि उन दोनों के बिस्तर भी अलग हो जाते हैं। हर्ष जहाँ जमीन पर चटाई और कंबल लेकर सोता, तो वही अंकिता बेड पर रजाई में अकेले सोया करती। ये सब देखकर एक दिन नेहा अंकिता से परेशान होकर पूछती है, क्या हुआ बेटा? हर्ष और तेरे बीच सब ठीक तो है ना? हाँ जी माँ जी, हमारे बीच सब कुछ ठीक है। क्या बात है? नहीं नहीं, कोई बात नहीं, मैं हर्ष से ही पूछ लूंगी। नेहा वहाँ से चली जाती है और हर्ष के पास जाकर बोलती है, अरे क्या हुआ तुम दोनों को? आपस में लड़ भिड़ तो नहीं गए? अरे क्या हुआ माँ? अरे कौन लड़ भिड़ रहा है यहाँ? अरे तुम ही दोनों। कौन दोनों? बहू और तू, और कौन? अरे नहीं माँ, वो तो बस ऐसे ही, कोई और बात है। क्या बात है, मुझे भी बता, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा। माँ, अभी अंकिता की नई शुरुआत है इस घर में, इसीलिए वो इतनी जल्दी सब कुछ नहीं चाहती। बस इसीलिए हमारे बिस्तर अलग हैं। ठीक है, अगर ऐसी ही बात है तो मैं ही कुछ करती हूँ। नेहा इतना बोलकर वहाँ से अपने कमरे में चली जाती है और बहुत देर तक सोचने पर वो उन दोनों को पास लाने का एक प्लान बनाती है। वो 3-4 चूहे पकड़कर चूहेदानी में रखती है और रात होने पर वो हर्ष और अंकिता के कमरे में उनको छोड़ देती है। जब अंकिता और हर्ष अपने कमरे में सोने के लिए जाते हैं, तब चूहों की चूचू और अफरा तफरी देखकर अंकिता और हर्ष की नींद खुल जाती है और काफी देर तक वो दोनों परेशान होते हैं। थोड़ी देर बाद अंकिता रजाई को फेंकते हुए चिल्लाती है, मम्मी, मेरी रजाई में चूहा घुस गया, प्लीज कोई निकालो इसे, कोई है? तुम शांत हो जाओ अंकिता, कुछ नहीं होगा, सिर्फ एक चूहा ही तो है। वो मेरी रजाई में घुस गया और मैं रजाई में नहीं सोऊंगी। अच्छा, अब तुम मुझे सारी रात ऐसे ही पकड़े हुए खड़ी रहोगी तो मैं कैसे उस बदमाश चूहे को भगाऊंगा? ओह सॉरी, मैंने ध्यान नहीं दिया। अरे अच्छा हुआ ध्यान नहीं दिया, कम से कम एक कदम आगे तो पहुँची तुम।
अच्छा ठीक है, पर उससे पहले चूहे को मेरी रजाई से भगाओ। अभी रुको। हर्ष नीचे पड़ी रजाई को उठाता है और उसे झाड़ते हुए वापस अपने बेड पर रखते हुए बोलता है। कहाँ है आपका चूहा मैडम जी? पूरी रजाई छान मारी मैंने, कहीं तुमने मुझे गले लगाने के लिए चूहे का बहाना तो नहीं बनाया? मैं ऐसा क्यों करूँगी भला? मुझे कोई शौक थोड़ी ना है तुमसे चिपकने का। झूठ मत बोलो। मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। अच्छा तो ठीक है, तुम मेरी प्यारी रजाई के साथ सो जाओ, मैं नीचे तुम्हारे कंबल और चटाई पर सो जाता हूँ। वैसे तुम्हें ठंड तो बहुत लगती होगी ना? अब लगती तो है, लेकिन क्या फायदा, मेरी बीवी ने प्रतिज्ञा जो ली उसमें भागीदार मुझे भी बनना पड़ेगा। ऐसी कोई बात नहीं है, मैंने वो प्रतिज्ञा हम दोनों की भलाई के लिए ही तो ली थी। और वैसे भी अब तो मैं तुम्हारे पास आ ही चुकी हूँ, तो सोच रही हूँ कि अपना फैसला बदल दूँ। क्या सच में? मजाक तो नहीं ना? हाँ, तुम भी मेरे साथ बेड पे सो सकते हो। क्या बात है, मेरे तो अरमानों की डोली नहीं डोला उठ गया। ओहो, इतनी खुशी, बाप रे बाप। चूहे ने रजाई में एंट्री मारी या नहीं मारी मुझे नहीं पता, पर मेरा काम बनाकर चला गया। आई लव यू लिटिल माउस। हर्ष इतना बोलकर रजाई में अंकिता के साथ सोता है और अगली सुबह उठकर ऑफिस के लिए रेडी हो जाता है। तभी उन दोनों को डाइनिंग टेबल पर नाश्ते के लिए नेहा बुलाती है और दोनों एक साथ नाश्ता करते हैं। और तभी नेहा उन दोनों के सामने चूहे की बात छेड़ते हुए बोलती है। अरे घर में चूहे बहुत हो गए, सारी रात सोने नहीं दिया। तुम्हारे कमरे में भी है क्या? नेहा की इतनी बात सुनकर हर्ष और अंकिता दोनों बहुत तेज हंसने लगते हैं और नेहा उनकी हंसी से ही समझ जाती है कि उसका प्लान काम कर गया। वो भी उन दोनों के साथ एंजॉय करती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।